हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो 75% आरक्षण वाला बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। बिहार की विधानसभा में 75% आरक्षण वाला बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है, जो पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और कमाल की बात यह है, बिहार विधानसभा में किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस बिल का विरोध नहीं किया, एक भी ने भी। तो इससे पता चलता है बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर या जातिगत जो राजनीति है वो कितनी अव्वल लेवल पर है। तो इससे सभी पार्टियां डरती हैं इन सभी पॉइंटों पे बोलने से, जाति के विरोध में, अगर जाति के पक्ष में कोई आरक्षण आ रहा है तो इस पर। तो ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में अभी दनादन भर्तियां भी हो रही हैं। बीपीएससी के थ्रू भी काफी अच्छी भर्तियां आ रही हैं। अभी टीचर की सेकंड भर्ती आ गई 70,000 लगभग। तो इन सभी भर्तियों में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, इनके आंकड़े भी आपको पता होने चाहिए। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। और ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है, अब इसमें किस तरीके से आरक्षण तय होता है, क्या इसकी सीमा है 50% की, किस तरीके से इस सीमा को क्रॉस कर दिया, किन किन राज्यों ने क्रॉस कर दिया, तो ये कौन तय करता है, क्या थी इंदिरा साहनी केस, इस पर हम बात करेंगे। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देश के किसी भी राज्य में एग्जाम हो उन सभी में इंपॉर्टेंट है, और केंद्र का कोई एग्जाम हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। पहली स्लाइड में हमारा बिहार में आरक्षण की व्यवस्था क्या थी। अब तो 75% कर दिया है, पहले क्या थी? तो पहले ईडब्ल्यूएस को छोड़कर, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण था, इसको छोड़कर एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी की कुल मिलाकर 50% आरक्षण मिला हुआ था। और ये फॉर्मूला भी नीतीश सरकार ने ही तय किया था। इस फॉर्मूले के तहत एससी को 16% आरक्षण था, एसटी को 1% आरक्षण था, पिछड़े वर्ग को 30% था। 30% में दो पार्ट थे, 12% पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18%। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3% अलग से आरक्षण की व्यवस्था थी। तो कुल मिलाकर 50% आरक्षण था। तो ये दायरे में था। फिर 2019 में मोदी सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया, इसको मिलाकर यहां पर 7% हो गया। सभी राज्यों में वो 10% लागू हुआ। तो परंतु नए फॉर्मूले में इन्होंने यो आरक्षण बढ़ाया है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो इसका विरोध भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेगी जो है नीतीश सरकार, 9वीं अनुसूची में डालने की कोशिश करेगी कि ये कानून के तहत 9वीं अनुसूची में इनका जो आरक्षण वाला प्रस्ताव है ये ऐड हो जाए। तो ये 9वीं अनुसूची क्या होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। एक स्लाइड ऐड की है हमने कि 9वीं अनुसूची क्या होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो इसमें शुरू जानते हैं सबसे पहले किस आधार पर इन्होंने ये नया आरक्षण लागू किया है। इन्होंने ये नया आरक्षण लागू किया है अभी जो बिहार में जातिगत जो जनगणना हुई है इसके आधार पर। जातिगत जनगणना के ये आंकड़े आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये आंकड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसका ये प्रस्ताव तो इन्होंने मंगलवार को ही रख दिया था, पारित हो गया ये गुरुवार को। तो ये आपको पता होना चाहिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का जो है प्रस्ताव दिया था। उनका कहना था कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट राज्य की गरीबी जाहिर करती है। अब यहां पर आप ये आंकड़े देख सकते हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति को पहले 16% का आरक्षण मिलता था, अब बढ़ाकर 20% का कर दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति का प्रतिशत भी जनसंख्या में 20% है, लगभग 19.65% है। तो ये लगभग 20% हो गया। तो इसी आधार पर इनको आरक्षण भी 20% दे दिया गया है। अब यहां पर अनुसूचित जनजाति को 1% से बढ़ाकर 2% का आरक्षण दिया गया है। तो अनुसूचित जनजाति की भी संख्या यहां पर लगभग 2% है, 1.68% आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को 30% से बढ़ाकर 43% कर दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा और अन्य पिछड़ा, इनका संख्या अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 43% हो जाती है। तो इस आधार पर ये आरक्षण बांटे गए हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन की जनसंख्या तो यहां पर बहुत कम है, 1% से भी कम है। और यहां पर ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था उसको यथावत रखा गया है 10%। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये 2019 में जो है मोदी सरकार लेकर आई थी। तो इन्होंने उस टाइम नहीं पालन किया जो 50% की सीमा थी,
उन्होंने अपने तर्क दिए मोदी सरकार ने कि इसको बदला जा सकता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बदला न जा सके। तो उस आधार पर तर्क देने के बाद अब अन्य राज्यों ने भी वही तर्क देना शुरू किया है, और तो तब से जो है अन्य राज्यों की भी सीमा बढ़ रही है आरक्षण की। अब यहां पर बिहार की कुल जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? लगभग 13.07 करोड़, 13 करोड़ से अधिक है वर्तमान में बिहार की जनसंख्या। बहुत होती है 13 करोड़ जनसंख्या किसी राज्य की। अब इस स्लाइड में हम जान लेते हैं बिहार से पहले किन अन्य राज्यों में आया आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव। तो बिहार से पहले कई राज्य हैं जो आरक्षण बढ़ा सके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है तमिलनाडु का। बिहार कोई पहला राज्य नहीं है जिसने आरक्षण को बढ़ाया है। तो इससे पहले तमिलनाडु का राज्य आता है सबसे पहले, जिसमें 69% आरक्षण लागू है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी कुल 77% का आरक्षण कर दिया है। यहां पर अगर टोटल लगाया जाए तो 77% आरक्षण है। कर्नाटक की में भी आरक्षण की सीमा 56% है। कर्नाटक में 56% आरक्षण है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं। अब कुछ राज्यों ने बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था तो उनका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, वो नहीं बढ़ा पाए। ऐसे राज्य भी हैं जिनने कोशिश की थी कि वो आरक्षण बढ़ा दें अपने राज्यों में, परंतु वो आरक्षण को नहीं बढ़ा पाए। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार 2019 में आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 82% करने का फैसला किया था, जिसको हाईकोर्ट ने माना नहीं। हालांकि अक्टूबर 2019 में हाईकोर्ट ने आरक्षण के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2019 में ही राज्य सरकार की नौकरियों में 73% आरक्षण लागू किया था, जिसे ईडब्ल्यूएस के 10% का रिजर्वेशन भी शामिल था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। राजस्थान में भी ऐसा प्रयास किया गया था, परंतु वहां पर भी रोक लगा दी गई। तो ये कुछ राज्य हैं जिन्होंने प्रयास किया परंतु वो सफल नहीं हुए, परंतु अभी ये राज्य सफल हैं, जैसे बिहार, तमिलनाडु आपको बताए गए, ये सब राज्यों ने लागू कर दिया है। झारखंड इनमें है, 50% की सीमा क्रॉस हो चुकी है। नेक्स्ट है, इसमें वर्तमान में देश की आरक्षण की स्थिति क्या है? तो केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलता है। ओबीसी जो है इसको 27% का मिलता है। एससी के लिए 15% का है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% का आरक्षण की व्यवस्था है। राज्यों में यह फॉर्मूला अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसी आधार पर तो ये अलग अलग कर रहे हैं। बिहार हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया। यहां पर व्यवस्था है संविधान में कि राज्य चाहे तो वो अपना अलग अलग आरक्षण कर सकते हैं, परंतु इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा रखी गई थी, परंतु उसको अब क्रॉस कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार ने जैसे कि कर दिया था 10% ईडब्ल्यूएस, तब से 60% पर पहुंच गया था आरक्षण, तो राज्य भी कर रहे हैं। 2019 में 103 में संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस तरह केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की अधिकतम सीमा 60% हो चुकी थी। राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण वहां की आबादी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जब अलग अलग हो सकता है तो उसी आधार पर नीतीश सरकार ने राज्य की आबादी की जो बात करके उस आरक्षण को बढ़ाया है। तो ये आपको पता चल गया। केंद्रीय स्तर पर ओपन कैटेगरी के लिए 40% की सीटें ही बचती हैं, जिसमें जनरल के साथ साथ मेरिट में जगह बनाने वाले पिछड़े एससी, एसटी भी शामिल हैं। तो इस स्लाइड में आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है 2019 में 103 में संविधान संशोधन के जरिए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आरक्षण चर्चा में चल रहा है तो ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर पुराने भी 2019 का ये उठा लिया जाएगा। तो ये कोई 2019 का करंट अफेयर्स नहीं हुआ, परंतु ये जुड़ा हुआ है आज के मुद्दों से, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर जान लेते हैं इंदिरा साहनी केस क्या था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। इंदिरा साहनी एक ये पत्रकार थी। अब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी 1992 में। इसमें जो क्या था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी 1991 में। इसमें इन्होंने भी यही व्यवस्था की थी जो 2019 में मोदी सरकार ने किया था प्रयास, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने का। तो इसी प्रकार से 1991 में केंद्र सरकार की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी फैसले की काट के लिए 1993 में
तमिलनाडु सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में अधिकतम आरक्षण 69% कर दिया। ये तो बात की बात है, परंतु उसी टाइम जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, तब उन्होंने प्रयास किया था कि 10% का आरक्षण दिया जाए ईडब्ल्यूएस को, परंतु इंदिरा साहनी जो पत्रकार थी उन्होंने इसका विरोध किया और वो इस केस में जीत गई। उस टाइम ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मतलब एक लागू कर दिया, नियम बना दिया कि 50% से अधिक सीमा तय नहीं की जाएगी। परंतु 2019 में उसी तरीके का उसमें जो है मोदी सरकार सफल रही, उसने 10% का आरक्षण लागू कर दिया था। परंतु 9वीं अनुसूची क्या है, इसका सहारा लेकर जो है तमिलनाडु ने किस प्रकार से 69% का आरक्षण लागू कर दिया, जिसमें 18% एससी को, 1% एसटी को और 20% मोस्ट बैकवर्ड कास्ट्स को, ये आपको ध्यान रखना है। और ओबीसी के लिए 30% की आरक्षण व्यवस्था की थी, सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने की थी। ओबीसी के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। मुस्लिमों के लिए भी 3.5% का रिजर्वेशन शामिल था। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इंदिरा साहनी का आपको समझ में आ गया होगा, ये एक केस चला था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार 1992 केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। 9 जजों की यह संविधान पीठ थी, जिसमें 6-3 के बहुमत से जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा की लकीर खींच दी गई थी, जो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके का मामला था, आपको समझ में आ गया होगा इंदिरा साहनी का। तो ये आप समझ गए होंगे क्या था केस, जिसमें 50% की समय सीमा मतलब लकीर खींच दी गई थी आरक्षण की। परंतु तमिलनाडु सरकार ने 9वीं अनुसूची का सहारा लेकर आरक्षण को बढ़ा दिया था, 69% कर दिया था। अब 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में से बाहर रखा गया था। 31A और 31B में जो कानून शामिल होंगे अनुच्छेद में, ये न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। इसमें क्या होगा, जो शामिल कर दिया गया उसको आप कोर्ट में किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे सकते, कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, उन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण हासिल है। और ज्यादा आसान भाषा में इसे कहें तो संविधान की 9वीं सूची में जो कानून शामिल होते हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग होती है। यही मांग कर रहे हैं अब नीतीश कुमार, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए जो वो कानून बना रहे हैं या आरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि भविष्य में कोई कोर्ट में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती न दे पाए। तो ये 9वीं अनुसूची है। 1951 में 9वीं अनुसूची बनने पर भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन समेत 13 कानूनों को इसमें जोड़ा गया था। दरअसल आजादी के बाद भारत में ये सब आपको पढ़ लेना है। मुझे पता है आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा 9वीं अनुसूची क्या है। तो ये वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 283 कानून है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा 9वीं अनुसूची क्या है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि जुड़ी हुई थी बिहार के 75% आरक्षण से। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो का सार समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार किसी नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, मूलतः संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। इसके भी 4 ऑप्शन ये हैं ऑप्शंस, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आपको जो भी आंसर पता हो, चाहे सही या गलत, आंसर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।